Respected teachers and my dear friends, good morning to all. Myself Sweta Kumari. I belong to Jharkhand in Garhwa. I study in class 12th A Bio group. My school name is Holy Cross Convent Higher Secondary School Ambikapur. My group name is Antony Lavoisier. Today's my topic is preparation of rough iron mean पिटवा लोहा प्राप्त करना। तो चलिए हम जानते हैं कि पिटवा लोहा कैसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ढलवा लोहा से पिटवा लोहा कैसे प्राप्त करते हैं। तो पिटवा लोहा प्राप्त करने के लिए एक परावर्तनी भट्ठी की ज़रूरत पड़ती है। जो पिटवा लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है, 0.10 से लेकर 0.25% तक होता है। तो चलिए उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक खुले तल की भट्ठी है। यहाँ एक खुले तल की भट्ठी है और इसमें यहाँ से ईंधन जलाते हैं। तो यहाँ से गर्म गैस निकलता है और यहाँ पे अशुद्धि युक्त ढलवे लोहे का मिश्रण डालते हैं और ये जो है यहाँ ये Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड का एक अस्तर बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। तो ढलवा लोहे का पिटवा लोहे में परावर्तन भट्ठी में किया जाता है। जो ढलवा लोहा होता है उसका पिटवा लोहा में परावर्तन भट्ठी के द्वारा किया जाता है, जिसमें फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की तह लगी होती है और यहाँ पे ये जो तह लगा होता है वो फेरिक ऑक्साइड का लगा होता है। अब आगे ढलवा लोहे को इस भट्ठी में लेकर हवा की उपस्थिति में पिघलाते हैं। जो अशुद्धि युक्त ढलवा लोहा होता है उसका मिश्रण को लेकर हवा की उपस्थिति में जो इस ईंधन से जो गर्म हवा निकलता है उसकी सहायता से हम उसको पिघलाते हैं। साथ लंबे लोहे की छड़ से चलाते हैं। उसके साथ एक लंबा सा लोहा उसका छड़ ले लेते हैं और उसको चलाते रहते हैं, जिसकी सहायता से हवा का प्रभाव जो होता है वो कम ना हो जाते रहे जैसे जा रहा है। ढलवा लोहे में उपस्थित कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज और फास्फोरस की अशुद्धियों से फेरिक ऑक्साइड के स्तर को कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देते हैं। यानी कि फेरिक ऑक्साइड की सहायता से फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बन, सिलिकॉन और मैग्नीज और फास्फोरस की अशुद्धियों को फेरिक ऑक्साइड की सहायता से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिका डाइऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में ऑक्सीकृत करते हैं। तो गाइस चलिए अब हम देखते हैं कि उसका सूत्र कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बन जो है वो क्या बनाता है। तो यहाँ लिख लिए फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस कार्बन। तो ये देखते हैं क्या बनाता है। तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ बना लेता है। फिर क्या बचा हमारे पास आयरन Fe, तो ये बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब देखिए चलिए इसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ हम 3 लिख लेंगे। तो 3 ऑक्सीजन हो गया और 3 कार्बन। तो अब कार्बन भी यहाँ 3 करना है, यहाँ कार्बन 3 है तो 3 हो गया, ऑक्सीजन भी 3 हो गया और कार्बन भी 3 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, आयरन। तो आयरन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो सारा संतुलित हो गया। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे अब सिलिकॉन के साथ मिलकर ये क्या बनाता है। सिलिकॉन के साथ मिलकर तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो है वो सिलिकॉन के साथ मिलकर क्या बनाता है। तो यहाँ बना लेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
तो यहाँ हम लिख लेते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। तो SiO सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलकर सिलिका डाइऑक्साइड बना लिया। अब हमारे पास क्या बचा? आयरन। तो यहाँ आयरन लिख लिए Fe। तो चलिए अब हम इसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना है? 3 है और सिलिकॉन 1 है, और यहाँ पे सिलिकॉन जो है वो 2 है। तो 2 है, यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 3 है। तो हम क्या लिखें कि हमारे पास दोनों संतुलित हो जाए? यदि 3 लिखते हैं तो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं लिखकर। 3 लिखे, 3 दूना 6 हो गया, और सिलिकॉन भी यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ सिलिकॉन के सामने लिख दिए 3। अब ये तो हो गया सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 6 है। तो यदि हम यहाँ ऑक्सीजन का लिख देंगे 2, तो हमारा यहाँ ये संतुलित हो जाएगा। 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? आयरन। तो आयरन कितना है? 4। तो आयरन 4 है, तो इसके सामने हम 4 लिख देंगे, तो हमारा ये भी संतुलित हो गया। तो अब चलिए आगे हम देखते हैं कि आगे क्या बनता है। मैग्नीज देखते हैं। हमारे पास 4 थे, एक था कार्बन, दूसरा था सिलिकॉन, तीसरा था मैग्नीज और चौथा क्या था? फास्फोरस। तो हमारे पास 2 बन गया है, अब तीसरा बचा है और चौथा। तो तीसरा देखते हैं क्या बनाता है। Fe2O3 प्लस क्या होगा यहाँ? मैग्नीज Mn लिख लिए। तो अब ये क्या बनाता है? ये मैग्नीज और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीज ऑक्साइड बनाएगा MnO, और हमारा यहाँ क्या निकल जाएगा? आयरन Fe। तो अब इसको हम संतुलित करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। तो ये हमारा हो गया। फिर यहाँ क्या? मैग्नीज यहाँ 3 हो गया, तो हम मैग्नीज के सामने 3 लिख देंगे। तो हमारा इतना संतुलित हो गया। मैग्नीज ऑक्साइड तो हो गया। अब देखते हैं आयरन कितना है? 2 है, तो इसके सामने हम 2 लिख देंगे, तो हमारा ये भी संतुलित हो गया। यहाँ आयरन 2 हो गया, और ऑक्सीजन 3, यहाँ ऑक्सीजन का भी हो गया। तो अब चलिए हम देखते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस क्या बनाता है? Fe2O3 प्लस फास्फोरस P। तो ये फास्फोरस और P4। अब देखते हैं कि ये क्या बनाता है। तो ये यहाँ फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेता है, यानी कि P2O5, और ये जो आयरन है वो अलग निकल गया। तो यहाँ फास्फोरस कितना है? 4 है, और यहाँ फास्फोरस 2 है। यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 5 है। तो अब देखते हैं इसको कैसे संतुलित करें कि पूरा हो जाए। यदि हम 6 लिखते हैं तो 30 हो जाएगा कार्बन। यहाँ भी हमें 30 करना होगा। 6 लिख दिए तो कार्बन ऑक्सीजन हो गया 30, तो इसके सामने हम 10 लिख देंगे, तो ये भी हो गया 30। और फास्फोरस कितना हो गया? 12, तो फास्फोरस के सामने हम लिख देंगे 3, तो ये भी हो गया 12। और यहाँ पे आयरन कितना हो गया? 20। 10 गुणा 2 करेंगे तो 20, तो यहाँ हम आयरन के सामने 20 लिख देंगे, तो ये हो गया। अब जैसे इसमें ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है
वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये बाहर निकल जाता है। और अब जैसे इसमें सिलिका ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, ये आपस में मिलकर धातुमल बना लेता है। चलिए देखते हैं कैसे बनाता है धातुमल। तो मैग्नीज ऑक्साइड MnO प्लस सिलिका डाइऑक्साइड SiO2 ये मिलकर धातुमल बनाएगा, यानी क्या MnSiO3 यानी कि मैग्नस सिलिकेट। मैग्नस सिलिकेट ये धातुमल बना लिया। और ये फेरिक ऑक्साइड जो है वो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ मिलकर Fe2O3 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5 के साथ मिलकर FePO4 बना लेता है, यानी कि फेरिक फॉस्फेट ये भी धातुमल बना लेता है। तो अब चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। तो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड से क्रिया करके फेरिक फॉस्फेट बना लेता है। ये जो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड है वो फेरिक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके फेरिक फॉस्फेट बना लेता है, जो धातुमल के रूप में पृथक कर लिया जाता है, यानी कि ये बना करके इसके साथ और धातुमल के रूप में वो अलग हो जाता है। इस प्रकार से जो अशुद्धि होता है, अशुद्धियाँ वो दूर हो जाती है। और उसके पश्चात यानी कि उसके बाद जो गलनांक होता है वो बढ़ जाता है। और जब गलनांक बढ़ जाता है तो लोहा जो होता है वो लेई की भांति, लेई के जैसे गाढ़ा होने लगता है, गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के बाद इसे लोहे को चम्मच की सहायता से, यानी कि लोहे के चम्मच के सहायता से, लोहे का जो चम्मच होता है उससे निकाल कर छोटी छोटी ढेरियों में रख देते हैं, यानी कि छोटे छोटे जगहों में छोटा छोटा में रख देते हैं जो चम्मच से निकालते हैं। इन ढेरियों को भाप के हथौड़े से कूटते हैं। वो जो ढेरी होता है, जो छोटा छोटा ढेरी में निकाले रहते हैं, उसको भाप का एक हथौड़ा होता है उससे कूटते हैं, जिससे इसमें उपस्थित धातुमल इस प्रकार अलग हो जाता है, यानी कि उसमें जो धातुमल होता है वो इस प्रकार अलग हो जाता है और वो शुद्ध पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है, मतलब कि उसके बाद शुद्ध पिटवा लोहा प्राप्त कर लेता है। तो अब चलिए देखते हैं आयरन यानी कि लोहे का उपयोग। फर्स्ट, ढलवा लोहे का उपयोग स्टोव, रेलवे स्लीपरों, गटर के पाइपों तथा खिलौने आदि को ढालने में किया जाता है। यानी कि जो ढलवा लोहा होता है उसका उपयोग स्टोव, रेलवे स्लीपरों, गटर के पाइप और खिलौना को ढालने में किया जाता है। दूसरा, ढलवा लोहे से पिटवा लोहा और इस्पात बनाया जाता है। जो ढलवा लोहा होता है उससे पिटवा लोहा और इस्पात बनाया जाता है। तीसरा, पिटवा लोहे से तार, बोल्ट, चेन तथा कृषि में उपयोग औजार बनाए जाते हैं। यानी कि जो पिटवा लोहा होता है उससे तार बनाया जाता है, बोल्ट नट जो होता है उसका बोल्ट बनाया जाता है, चेन बनाया जाता है और जो कृषि कार्य करते हैं उसका औजार बनाया जाता है। चौथा, इस्पात में अन्य धातु मिलकर मिश्र धातु इस्पात बनाया जाता है। निकिल इस्पात का उपयोग केबल, स्वचालित वाहन, हवाई जहाज के पुर्जे, लोलक, मापक फीते, कटाई के औजार तथा क्रशिंग मशीन बनाने में और स्टेनलेस स्टील का उपयोग साइकिल, स्वचालित वाहन, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। मतलब कि इस्पात में अन्य धातु जो होता है वो मिलकर मिश्र धातु इस्पात बना लेता है। और निकिल इस्पात का उपयोग जो होता है वो केबल में होता है, स्वचालित वाहन, हवाई जहाज के पुर्जे, इन्हीं सारी चीज़ों में होता है। और कटाई का औजार में होता है, जो काटा जाता है उन सभी चीज़ों के औजार में। और क्रशिंग मशीन बनाने में किया जाता है।
और जो स्टेनलेस स्टील का उपयोग होता है वो साइकिल बनाने में, स्वचालित वाहन बनाने में जो चलता है, बर्तन बनाने में किया जाता है, इन्हीं सभी चीज़ों में किया जाता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू गाइस।